हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कल हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था, जो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके बाद में इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आइए स्टूडेंट चर्चा करते हैं फोर्सेस के बारे में। पहले तो जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नीडेड to push, pull, break or deform of any object। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन हमने लिखी फोर्स की। तो फोर्स होता क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पुश करना है, धक्का देना है, पुल करना है, खींचना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है या फिर डिफॉर्म करना है स्टूडेंट्स। डिफॉर्म का मतलब होता है उसका शेप चेंज करना है स्टूडेंट। जैसे अगर एक वायर लिया आपने, लोहे का वायर लिया, इस लोहे के वायर का शेप चेंज करना है तो उसको हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? डिफॉर्म हो गया है। तो फोर्स की हर बार जरूरत पड़ती है। क्या क्या करना? पुश करना, पुल करना, ब्रेक करना या डिफॉर्म करना। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जो चार तरह की चीज़ें हैं, इनको करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स। तो आइए हम देखते हैं नेचर में अभी तक आपने जितने भी फोर्सेस देखे हैं उन फोर्सेस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपने किस किस तरह की चीज़ें देखी है इस नेचर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखी है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस नीचे आ जाता है। तो कौन सा फोर्स है स्टूडेंट वहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दूसरा फोर्स देखते हैं। और कौन से फोर्स आपने देखे हैं नेचर के अंदर? आपने देखा होगा बाल्टी के अंदर जब हम गेंद डुबोते हैं और उसको अंदर तक डालते हैं तो वापस ऊपर आ जाती है। मतलब पानी जो बॉल को ऊपर की तरफ धक्का देता है। इसका मतलब पानी भी एक फोर्स लगाता है वहां पर। उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ओके, और उसके आगे जो फोर्स देखते हैं, अगर फोर्स में आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे एक सरफेस है यहाँ पर, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स। जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चलाया जाता है, जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है तो ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट के चलने का अपोज करती है। ये ऑब्जेक्ट इसको चलने नहीं देती है। तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिसे आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स भी देखा है। और कौन सा फोर्स है? आपने देखा होगा एक मैग्नेट है। मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। मैग्नेट के पास में जैसे आप कोई से कील ले जाते हो, लोहे की, आयरन के छोटे से पीस ले जाते हो, तो ये मैग्नेट क्या करता है? इस आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रहा है क्योंकि इसको पुल किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट लगा रहा है तो इसलिए इसका फोर्स का नाम क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। और आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब सुबह सुबह आप कंघी करते हैं तो कंघी के पास में अगर बाय चांस छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को ले जाएं तो पीस ऑफ पेपर को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। सारे पीस ऑफ पेपर यहाँ पर चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा। इस कंघी ने छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करा? पुल करा। तो यहाँ पर पुल करने में जो फोर्स लगा, तो इस फोर्स का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। और भी हमने बहुत सारे फोर्सेस देखे हैं। तो इसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या करा? लेट 20वीं सेंचुरी में 1900 के अप्रोक्स साइंटिस्ट ने फोर्स को कैटेगराइज करना स्टार्ट करा। देखा उन्होंने कि प्रकृति के अंदर बहुत अलग अलग तरह के फोर्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, क्यों ना फोर्स को कैटेगरी में बांट लिया जाए। और फोर्स को जब कैटेगरी में बांटना स्टार्ट करा तो उन्हें केवल 4 तरह के फोर्स दिखे, जिसके अंदर ये सारे तरह के फोर्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो उन 4 तरह के फोर्स को हम पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जो 4 तरह के फोर्स हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने फोर्स को 4 कैटेगरी में बांटा। तो फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। ओके, तो चारों टाइप्स की हम डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। और ये 4 तरह के फोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। तो पहला जो फोर्स है स्टूडेंट, पहले फोर्स की अपन चर्चा करते हैं। पहला फोर्स जिसका हमने पहले नाम लिया था उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो 2 मास के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? 2 मास। जैसे ये कोई मास है, इसका मास का नाम देते हैं m1। इसके पास कुछ वेट होगा, जिस वेट के मास का नाम है m1। हो सकता है 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एक दूसरा मास लिया स्टूडेंट्स हमने, इसका नाम दे दिया m2। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो है स्टूडेंट्स, उसको नाम दे दिया हमने r। तो 2 मास
इस यूनिवर्स के अंदर जो भी दो मास होंगे, दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ और मून के बीच में लगता है, जैसे एक एप्पल को छोड़ा जाए तो एप्पल अर्थ की तरफ लगाती है, एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है, तो ये सारे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। सिंपल सी बात है, दो मास होंगे तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर हम, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, तो किसके बीच में लगता है, एक्ट बिटवीन टू मासेस, दो मास के बीच में लगता है। तो एक्ट बिटवीन टू मासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो किसके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में लगता है। इसके बाद में देखते हैं इसका नेचर क्या है, क्या ये अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब दोनों फोर्स, ये जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है या दूर फेंक रहा है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर। इसके बाद में देखें, ध्यान से देखा गया, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि दो जो मास हैं, इन मास के बीच में कुछ भी रख दिया जाए तो फोर्स जो होता है, फोर्स प्रभावित नहीं होता। मान लेते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है 10, ठीक है, और फोर्स की यूनिट जो होती है, फोर्स को जिसमें नापा जाता है उसको अपन बोलते हैं न्यूटन। अगर मान लेते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप दीवार बना दो, एक कुछ रख दो, कॉपी रख दो, किताब रख दो, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दो, तो फोर्स जो रहेगा वो 10 ही रहेगा। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी मीडियम रखा जाए तो उससे ये फोर्स इफेक्ट नहीं होता, फोर्स उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सो लिखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इज independent, force is independent of medium placed between two object। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी मीडियम रख दिया जाए तो ये फोर्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता कि क्या मीडियम इनकी दोनों के बीच में। इन दोनों मास को पानी में रखोगे तो भी उतना ही लगेगा, हवा में रखोगे तो भी उतना ही रखोगे, या फिर कांच में रखोगे तो भी उतना ही फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं ये लॉन्ग रेंज फोर्स है स्टूडेंट्स। कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक ये फोर्स लगता है। जैसे मानो ये सन है आपका और ये अर्थ, सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर इस तरह से घूमती है। क्यों घूम पाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूरी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वीक फोर्स है स्टूडेंट्स। बिल्कुल, ये कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स। वीक फोर्स होता है मतलब कमजोर फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कमजोर फोर्स। जैसे ध्यान से देखो, सन और अर्थ दोनों के बीच में तो फोर्स लगता है, मगर ये जो फोर्स लगता है फोर्स बहुत कमजोर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, इसके वापस पॉइंट्स देख लेते हैं। किसके बीच में लगता है, दो मास के बीच में लगता है। एक्ट बिटवीन टू मासेस, कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसके बाद में जो फोर्स होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में कुछ भी मीडियम रख दिया जाए उसके ऊपर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत दूरी तक लगता है। इसके बाद में कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स है। वीक फोर्स का मतलब कमजोर फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, ये कमजोर फोर्स है, सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स यही होता है। इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा यहाँ पर। अगर दो ऑब्जेक्ट m1 m2 मास के दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दिया गया था, जहाँ पर G को कांस्टेंट बोलते हैं, m1 और m2 ये दोनों मास है, और r इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फोर्स देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला फोर्स पढ़ा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद में नेक्स्ट फोर्स देखते हैं। नेक्स्ट फोर्स जो होता है स्टूडेंट्स उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? नाम क्या आ गया है? वीक मतलब कमजोर होगा, न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियस जो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, उसके दौरान लगता है फोर्स। अब कौन सी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है उसको अपन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये आपका एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आसपास कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब 10th में आपने कुछ प्रोसेस पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन करके, जिसमें यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, जिससे आपका जो यूरेनियम होता है थोरियम और एक और दूसरा जो अदर एलिमेंट होता है बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान कुछ पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से। कहाँ से निकलते हैं? न्यूक्लियस से। आपको क्या याद रखना है? वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है? जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है उसके दौरान न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ में एक दूसरा पार्टिकल निकलता है जो अनचार्ज पार्टिकल निकलता है, और इस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो। इसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। तो क्या याद रखना? न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ में एक अनचार्ज्ड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक पार्टिकल निकलता है जिसके नाम है न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा हमने? ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस से, कहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए अपन माइनस लगाया, इलेक्ट्रॉन प्लस एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है। अनचार्ज मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे न्यूट्रॉन है, अनचार्ज पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? न्यूट्रिनो। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आया आपको समझ में? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द अदर अनचार्ज पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रिनो, द एक्ट बिटवीन द टू पार्टिकल्स, द फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमने देखा किसके बीच में लगता है, और ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियर प्रोसेस का नाम होता है बीटा डीके। क्या कहते हैं इसे? बीटा डीके। अभी आपको नए नए वर्डिंग्स सुनने में आ रही है, मगर इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले 12th के अंदर। अभी आप केवल सुन ले इसको, बीटा डीके। ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस का नाम बोला, तो कौन से प्रोसेस है? बीटा डीके। कहाँ से निकलेगा? न्यूक्लियस से निकलेगा। कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस एक अनचार्ज पार्टिकल निकलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री मतलब मूलभूत पार्टिकल है। न्यूट्रिनो आपका मूलभूत पार्टिकल है। द फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोनों डेफिनेशन में से कुछ भी लिख सकते हैं। द फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखी इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स? तो पहली प्रॉपर्टीज वीक न्यूक्लियर फोर्स की, किसके बीच में लगता है ये फोर्स? ये फोर्स लगता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल कौन से? एलिमेंट्री मतलब मूलभूत पार्टिकल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स ये किसके बीच में लगता है? एक्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक्ट बिटवीन व्हाट? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है। इसके बाद में होता है ये जो फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है स्टूडेंट्स। कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा कम दूरी पर लगता है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है स्टूडेंट्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है बहुत कम दूरी पर लगता है। अब आपको मालूम है जो अपना न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज़ होता है अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज़ है हमारा। तो इतनी छोटी दूरी पर
इतनी छोटी दूरी पर जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये बहुत ज़्यादा छोटी दूरी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी दूरी है और इस दूरी पर जो फोर्स लगता है इसलिए हमने इसको नाम दिया शॉर्ट रेंज फोर्स है। कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। और कितनी दूरी पर ऑपरेट होता है तो डिस्टेंस लिख लेते हैं, 10⁻⁻15 मीटर पे ये क्या होता है? ऑपरेट होता है। मतलब इतने डिस्टेंस पर ये काम करता है, ज़्यादा दूरी पर ये काम नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में लिखते हैं ये जो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रोंगर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? ये स्ट्रोंगर फोर्स होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमने जो 4 फोर्स को आपको समझाएंगे वो इसी तरह से समझाएंगे, पहले कम पावरफुल होगा, फिर उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिर इसके बाद में जो फोर्स आएगा वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद में लास्ट में जो फोर्स आएगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वीक फोर्स है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब तीसरा फोर्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जो तीसरा फोर्स की हम स्टडी करेंगे, तीसरे फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वही फोर्स है जो आपके कॉम्ब और छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर के बीच में लगता है। मतलब आप जब ड्राई हेयर के ऊपर जब कॉम्ब करते हैं तो कंघी के ऊपर छोटे छोटे पीस चिपक जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर चलना चाहते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, चलने का ट्राई करते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जब दोनों एक दूसरे से रगड़ते हैं, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स भी कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब मैग्नेट छोटी छोटी कील को अट्रैक्ट करता है तो जो वो फोर्स होता है वो भी कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से बहुत सारे फोर्स आप देखेंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो ये फोर्स कौन होते हैं? सबसे पहले देखते हैं ये फोर्स क्या होते हैं। ये फोर्स लगते हैं एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस। ये चार्ज के बीच में लगते हैं। किसके बीच में लगते हैं स्टूडेंट्स? चार्ज के बीच में। जैसे यहाँ पर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है दो चार्ज के बीच में लगा। अब इसका मीडियम का देख लेते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जो चार्ज होते हैं वो चार्ज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, है ना। जो सेम चार्ज होंगे, जो लाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। बट जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ये अनलाइक चार्ज है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस दूसरे को अट्रैक्ट। तो जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जबकि मास जो होता है वो अपना एक ही तरह का होता है, पॉजिटिव मास, जिसे हम जानते हैं कोई नेगेटिव मास नहीं होता। मगर चार्ज दो होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? जैसे यहाँ पर लिखा हमने, ये अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्ट करता है, मगर ये क्या होगा? कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। ये अट्रैक्ट भी करेगा और क्या करेगा? रिपेल भी करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। तो नेचर में कैसा होता है? ये अट्रैक्ट भी करता है। अगर लाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, और लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा? रिपेल करेगा। जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, इसी तरह से। तो इस फोर्स का जो कैरेक्टर होता है वो दो तरह का होता है, नेचर, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर मीडियम के बारे में बात करी थी। मीडियम, ये जो फोर्स होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। तो ये भी जो फोर्स होता है, नो नीड फॉर मीडियम, इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है अगर फोर्स लगना है तो। नो नीड फॉर मीडियम, मतलब अगर दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स लगना है तो जरूर नहीं है कि उनके बीच में मीडियम हो।
जैसे एक चार्ज यहाँ पर रखा हमने, एक चार्ज यहाँ पर रखा, जरूरी नहीं इन दोनों के बीच मीडियम या तो हवा हो या पानी हो या फिर कुछ नहीं हो। जैसे स्पेस में जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पर ना हवा पानी कुछ भी नहीं होता। तो उन दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो भी दोनों चार्ज या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिपेल। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब अनलाइक होंगे, और रिपेल कब करेंगे, जब लाइक होंगे। तो क्या लिखा अपन, नो नीड फॉर मीडियम, इस फोर्स को लगने के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में हमने लिखा कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स था। तो ये जो फोर्स होता है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है स्टूडेंट। कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। बहुत ज़्यादा दूरियों तक ये फोर्स लगता है। ये लिखा था वीक फोर्स, ये फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब ये ज़्यादा पावरफुल होता है। किस किस से पावरफुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, पावरफुल फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 तरह के फोर्स देखे अभी तक, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे ज़्यादा अभी तक कौन पावरफुल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सबसे वीकेस्ट फोर्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, दोनों बहुत बड़ी बड़ी दूरियों तक लगते हैं। इसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और 2 चार्ज के बीच में मीडियम हो या ना हो उससे इस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोर्स तब भी लगेगा जब मीडियम नहीं होगा। ठीक है, 3 फोर्स देखें, इसके बाद में एक चौथा और लास्ट फोर्स देखते हैं हम, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट को रब करते हैं। तो जो चौथा फोर्स है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो नाम के आगे आ गया स्ट्रॉन्ग, मतलब ये प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगेन ये कहाँ पर लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, मतलब ये भी कौन सा होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। कैसा होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो देखते हैं अपन, पहले समझते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। आपको न्यूक्लियस के अंदर लगेगा तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। जैसे न्यूक्लियस बनाया मैंने आपको, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान से देखो, न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है वो आपको बताई गई थी 10⁻⁻15 मीटर। बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ है ये। इतनी छोटी साइज़ में इतने सारे पार्टिकल एक न्यूक्लियस में एक छोटे से कमरे में रहते हैं, बिल्कुल बंद। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस, अभी जैसे देखा, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। मतलब ये प्रोटॉन चाहेगा कि ये प्रोटॉन बाहर निकल जाए, ये प्रोटॉन चाहेगा कि ये बाहर निकल जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्ज। ये चार्ज है प्लस प्लस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। तो न्यूक्लियस को अगर स्टेबल रहना है, न्यूक्लियस का अगर एग्जिस्टेंस रखना है, कि अगर न्यूक्लियस होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको बांधने के लिए, इन सारे पार्टिकल को एक कमरे में, छोटे से कमरे में बांधने के लिए एक फोर्स चाहिए जो सबको बांधे रखें। ऐसा नहीं हो कि अगर ये फोर्स हट गया तो ये सारे पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। तो इन सबको बांधने के लिए जो फोर्स लगता है, जो सारे पार्टिकल को बांधे हुए रखें, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी न्यूट्रॉन को बांधे हुए रखना है तो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगता है। मतलब सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल होंगे उनको न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए, बाइंड करने के लिए जो फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आइए इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं, किसके बीच में लगता है, एक्ट्स बिटवीन व्हाट, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। या न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उनको एक नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
देखो, एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो दो तरह के पार्टिकल रहते हैं उनको कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो सिंपल सा बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 के बीच में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कौन सा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर लगता है। कितनी दूरी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, जैसे इसमें देखा था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो देखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर लगता है। इसके बाद में देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अब ध्यान से देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा इसका नेचर क्या, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, फिर दोनों है। अब न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ये काम होता है कि सारे न्यूक्लियॉन्स को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक छोटी सी जगह में बांधे हुए रखना। बांधे हुए रखने के लिए अट्रैक्टिव चाहिए या रिपल्सिव चाहिए, नॉर्मल सी बात है अट्रैक्टिव चाहिए। तो ये जो फोर्स होता है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये फोर्स होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर में हमेशा ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव नहीं होगा। एंड इसी के आगे लिखेंगे ये जो फोर्स होता है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो 2 पॉइंट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्ट करता है, चीज़ों को बांधे हुए रखता है। इसके बाद में कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है ना, इसका मतलब है चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। शॉर्ट रेंज होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद में जैसा नाम है इसका, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है अभी तक। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक, उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे ज़्यादा पावरफुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। तो पूछिए आपसे, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा है, तो आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, अट्रैक्टिव होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट एंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज में लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 4 तरह के फोर्स पढ़े। अब चारों तरह के फोर्स को कंपेयर कर लेते हैं, कौन कम है, कौन जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में इनको कंपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं सारे फोर्सेस को। तो फोर्सेस को कंपेयर करना है उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर, स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनके बढ़ते हुए क्रम में इनको अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले वीक फोर्स, फिर उससे पावरफुल, फिर उससे पावरफुल और सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो सबसे ज़्यादा जो वीक फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। रेशो में लिखेंगे, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है तो रेशो का यूज़ करेंगे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, W फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, S फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब कितने कितने होते हैं, है ना, रेशो का यूज़ करते हैं, मतलब अपन स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं कि ये इतना तो ये कितना होगा, ये अगर इतना होगा तो ये कितना होगा। अगर माने ग्रेविटेशनल फोर्स 1 हो तो जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है स्टूडेंट्स, ये होगा 10 की पावर 25 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है ना, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना लगेगा, 10 की पावर 25 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ज़्यादा बड़ा है, इन दोनों की कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता। 10 के बाद में 25 जीरो लगाना है, इतने ज़्यादा पावरफुल है। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स इतना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये होगा 10 की पावर 36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 10 की पावर 38 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों में क्या रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स, है ना, 2 जीरो का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो ये है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वीकेस्ट, फिर उससे वीक, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।